हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जयती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल। गाइस, क्लास सेवन्थ हिस्ट्री की बुक है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ की हम बात कर रहे थे। और ये चैप्टर आज में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा का। तो कल जैसे कि हमने पढ़ा कि घुमंतू वो लोग क्या थे, और आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हेरियन चीसिस की। बदलता समाज या नई जातियाँ या फिर नई श्रेणियों की बात करें तो कई जैसे जैसे जो अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरत बढ़ती गई तो हुनर के हिसाब से आवश्यकताएं भी बढ़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी, ब्राह्मणों की भी नई जातियां सामने आईं। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूह को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया। उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया था। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, ब्राह्मण जाति या अन्य चीज़ों के बजाय भी जाति या समाज के संगठन के आधार पर भी चीज़ों को विभिन्न कर लिया गया। 11वीं या 12वीं की हम सदी की हम बात करेंगे तो इन तर्कों पर और ज़्यादा हुआ। क्षेत्रीय, जनजातीय, राजपूत, घोष, ताकत थे, काफ़ी चीज़ें सामने आईं। वे हूबहू चंदेल थे या चालुक्य थे, दूसरे वंश परंपराओं के जो लोग थे उनमें से कुछ लोगों पिछली जनजातियों में आए थे। बाद में कई स्कूल राजपूत मान लिए गए थे। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासक की जगह ली। विशेषज्ञ कृषि वाले क्षेत्रों में कई तरह के परिवर्तन हुए। शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत, गोवा से लेकर उदय से लेकर अन्य जाति भी ब्राह्मणों के समर्थन में आई। इन जनजाति या जातियों से काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। जाति व्यवस्था को जो था नकारते थे। सनातनी हिंदू जो लोग थे वे अन्य चीज़ों को और अच्छे तरीके से लेते थे, उसमें अनेक प्रकार की चीज़ों को चलते थे। अगर हम एक नज़र क्लोज़र लोग देखें तो जो गोंडा लोग थे, जो गोंड लोग थे, उनका एक वन प्रदेश था जिसका नाम गोंडवाना था। वे स्थानीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल खेत होने के कारण गोंड जो जनजाति थी वो छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी ताकत घट गई थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगले थे। अकबर के शासनकाल में एक इतिहास अकबरनामा उल्लेखित था जहां गढ़ कंटाना ने गोंड राज्य में 70,000 गाँव के समथिंग वो चीज़ें थीं। मैं इस मानचित्र में आपको लिए चलता हूँ, ज़रा आप इस मानचित्र में देखिएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें थीं और जो गोंड लोग थे वो बड़े बड़े राज्यों को कैसे करते थे, और किस प्रकार से जो दुर्गावती थी उसका बहुल भोग ही उसके अपने 5 साल में पुत्र नारायण के नाम पर शासन किया। आगे को चीज़ें लेके चले गए और चीज़ों का इस्तेमाल करके चीज़ें बढ़ के गए। मगर जो गोरखा थे, जो गढ़ा कंटांगा था, जो गढ़ कंटका था एक समृद्ध राज्य था। उसने आहातिनों को पकड़ने, राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडा को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहु यातायात में हथिया लिया। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में किया। शेष बीज वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। गढ़कंटका के पतन के बावजूद जो गोंड राज्य था कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों मराठों के खिलाफ उसने संघर्ष असफल रहे। जो अहोम एक जनजाति है, वहाँ के म्यांमार में आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ गए। उन्होंने भुजिया भाई के चीज़ों को अलग अलग किया। जो स्थानांतरण था उन चीज़ों को भी एक प्रकार से वो लेते चले गए और विभिन्न प्रकार से जो बड़े बड़े राज्य बनाए थे उसके लिए 530 के दशक में ही इतने बड़े पहलों को चीज़ों को आगे करने के लिए अग्नि शस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद तोपों के निर्माण में सक्षम हो गए। लेकिन जो अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम में कई आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य में हमला किया। बहादुरों से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं सका। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के केवल लोगों में जबरन काम कर लिया था। वे पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई जो प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के साथ साथ वो चीज़ें और समृद्ध होती गईं। जो स्थानीय चीज़ें थीं, जो जिसे हम कहें, जो वो अहोम
बिल्कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो गया था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई, व्यवसाय व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके में अमल में लगाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था। खेल कहाँ जाता है वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ, उनके साथ विभिन्नताएं या अनेक प्रकार के जो तर्क थे वो कहीं ना कहीं लेके चलते थे। इतना सब होने के पश्चात जो अहोम जनजाति थी वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक तरह थी, या जिसे कहें कि एक डिफरेंट टाइप की थी, जिसमें अनेक प्रकार की जनजाति, अनेक प्रकार के लोगों का चीज़ें भी हमारे सामने प्रस्तुत हुई। उसके बाद कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में जिस युग की इन चर्चा करते हैं उस पुराने युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आए। इस आदान प्रदान के दोनों तरह के समाजों में अनुकूल प्रभाव भी पड़ा। प्रकृति भी आई। बहुत सी विभिन्न कलाकृतियों में उनके समाज में अलग अलग आधारित समाज में शामिल हुए। कई लोग ही जनजातीय व्यवस्थाओं में चीज़ों को आगे बढ़ाने निकले, आगे बढ़ाकर चीज़ों को आगे ले जाने निकले, और विभिन्नता के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम भी वो करने निकले जिस प्रकार से जनजाति पर या उनके द्वारा होने वाले किसी भी कार्य पर किसी भी प्रकार का कोई असर ना पड़े। तो इस तरह से राजनीतिक रूप से ताकतवर भी वो हुए। उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और सरकारों के साथ संघर्ष की स्थिति में खड़ा भी उन्हें होना पड़ा। जो मंगोल थे वे अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी या शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदान, स्टेपीज और थोड़ा उत्तर की ओर वन प्रांतों में बसे थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजातियों को एकता पैदा करके उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल के बदल डाला। अपनी मृत्यु के बाद 1227 में वह एक विस्तृत प्रदेश के शासक के रूप में भी उभर कर सामने आए, जिसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, या कहें कि उनके किसी एक तर्क के बावजूद हमारे सामने वो रीजंस या तर्क प्रस्तुत आए। इतनी जनजातियों के सुव्यवस्थित होने पर बहुत सारी चीज़ें सामने आईं, बहुत सारे तर्क सामने आए, जिसमें जो खाना बदोशी लोग थे, जो घुमत्तू थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जनजातीय तौर पर एक दूसरे से विभिन्न नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी एकता कायम की, अपने तर्कों को बनाए रखा, उनको लेकर चला और लेकर चलने पर के पश्चात ही आगे को बढ़ाया। सो गाइस, ये चैप्टर्स नंबर 7 यहीं फिनिश होता है क्लास 7th के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, वॉचिंग। कल हम नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू।